कैसे देखते हैं फजील साहब कि क्या ईरान अब मौके का फायदा उठाएगा? क्या ईरान इजराइल को अब अपने अंजाम तक पहुंचाएगा फजील साहब? देखिए, हमास के एक 22 साल के लड़के ने पूरा आयरन डोम का साइबर सिस्टम हैक कर लिया था, जिसके चलते उनका साइबर सिस्टम फेल हुआ और हमास की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागी गई। उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उस लड़के को ईरान में कुछ दिन रखा अपने पास, लेकिन मोसाद उसके पीछे पड़ गया। फिर उसके बाद टर्की अपने अब जो बात लोग बोलते हैं ना कि टर्की नहीं इंटरेस्टेड, अगर टर्की इंटरेस्ट नहीं लेता तो उस लड़के को ले अगर टर्की में क्यों रखता? टर्की कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी 100 सैनिक मिलके 1000 सैनिक मिलके जो काम नहीं कर सकते, एक 22 साल के लड़के ने उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया। और लड़ाई अब सिर्फ सिर्फ जमीन पे नहीं लड़ी जा रही है, पूरा इकोनॉमिक वार, साइबर वार, सब चीज चल रहा है। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ना, मिसाइल हुआ चाहे सब कुछ इसी से चलता है, नेविगेशन सिस्टम से। और उसको कोई ना कोई कंप्यूटर चलाता है, सारी प्रोग्रामिंग उस कंप्यूटर में होती है। तो अब ये वार जिस तरह से इनका हैक कर लिया, और अभी एक बीच में ईरान के किसी सैनिक ने उनका अमेरिका के पूरा कंप्यूटर ही हैक करके बता दिया कि कब कब हमले होने वाले। एक फाइनल हमला इस बार अगर इजराइल नहीं सुधरा या इजराइल कोई टेबल पे नहीं आया तो ईरान बहुत जबरदस्त हमला करेगा, जिसका जवाब इजराइल कभी सोच भी नहीं सकता। और फाइनल हमला होगा, इस पार चाहे उस पार। आप देख लीजिएगा, अभी ईरान जो है वक्त दे रहा है कि ये कितना उड़ रहा है, उड़ने दो इनको। क्योंकि पिछले एक साल से लेबनान और हमास से लड़के ये पूरा थके हुए हैं, और हुती अलगे इनको थका रहा है। अभी भी ईरान जो है अभी इंतजार कर रहा है कि थोड़ा और इनको देखने की इनकी पोजीशन कितनी है। और पूरी दुनिया में जो विश्वास कम हुआ ना इजराइल का, ईरान ये चाह रहा है कि ये विश्वास थोड़ा और कम हो जाए। अब जो ईरान हमला करेगा फुल एंड फाइनल, उसके बाद फिर इजराइल के पास जगह नहीं बचेगी कि वो हमले के बारे में सोच भी सके या जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। और फिर मैं वही कह रहा हूं कि लंका अपनी जलवाएगा ही, ये छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ईरान तो अपना पूरा ताकत इनके ऊपर, और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में ईरान डिफेंस की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही। उसका ड्रोन टेस्टेड, उनके मिसाइल टेस्टेड, उनकी रणनीतियां टेस्टेड, तो सारी चीज तो टेस्टेड है। अब जो अमेरिका जो जहाज और जो सैन्य साधन बेचता था, वो अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका के चीज महंगी बहुत होती है। और अब 35 लाख रुपए में, इंडियन करेंसी में 35 लाख में लोगों ने ड्रोन बना लिया, जो ड्रोन बड़े बड़े टैंकों को उड़ा दे रहे, बड़े बड़े जहाजों को उड़ा दे रहे, सैन्य अड्डों पर ऐसा हमला कर रहा है कि उसका कोई, इतने ऊपर जाते हैं कि उनको रडार में भी नहीं आते, इतने छोटे होते। जो ड्रोन दुनिया में अमेरिका बहुत महंगा बेचता था, उसके कई गुना सस्ता ड्रोन ईरान ने बना लिया। ये सारी चीजें अब न सिर्फ जितना नुकसान ईरान का हुआ है, ये आने वाले 6 महीना 1 साल अगर सीज फायर हो गया और लड़ाई बंद हो गई, फिलिस्तीन का कोई मसला हल हो गया, उसके बाद भी ईरान अपना सारा घाटा पूरा कर लेगा अपने सैन्य हथियार को बेच करके। अमेरिका खरीदेगा ईरान से, आप देख लीजिएगा। क्योंकि 25 साल के अंदर अमेरिका के पास कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई जो कहा जाए कि ये बिल्कुल अपडेट है। केवल वो डरवाने की, वो एक वेस्ट मीडिया उन लोग के पास, सैटेलाइट की एक ताकत है जिससे वेस्ट मीडिया उनका अपना है। और वो वेस्ट मीडिया जब से कतर का जो अल जजीरा आया है, उसने इस वेस्ट मीडिया की हवा निकाल दी। अब मीडिया में भी, और सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा हवा निकाल दी। सोशल मीडिया, आपके इलाके में कुछ भी होता है या ईरान में कुछ भी होता है, पूरी दुनिया में फ्लैश हो जाता है। ये जो सोशल मीडिया लड़ाई, किस तरह से सद्दाम हुसैन को कैसे मारा गया, कैसे इराक जो है कब्जा किया गया, कोई जानता ही नहीं था कि हुआ क्या उसमें। गद्दाफी को जिस तरह से मार दिया गया, दुनिया ये समझ रही थी कि गद्दाफी कोई आतंकवादी संगठन है। अब जाकर के बहुत से लोगों को पता चलता है कि गद्दाफी तो उस कंट्री के लिए बहुत बढ़िया थे। और पहली बार उन्होंने, गद्दाफी ने कहा था कि हम अपनी लीरा मुद्रा में पेट्रोलियम तेल और बेचेंगे, इसलिए उनको मारा गया। यही बात सद्दाम हुसैन साहब ने कहा, इसलिए उनको मारा गया। और अरब पे लगातार दबाव इसलिए बनाया जाता है कि अरब एक रिलीजियस कंट्री है, वो जंगजू कंट्री नहीं है, वो फाइटर नहीं है, वो हथियार, और उनके पास एक पेट्रोल की ऐसी ताकत है
वो कहते हैं कि हम जिसका डीजल पेट्रोल बंद कर देंगे वो ऐसे ही गिर जाएगा नीचे, वो तो ऐसे ही आ जाएगा पैरों पर, हमको उनको बम मारने की क्या जरूरत है। वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं अरब के लोग। अरब हमेशा यही कहता है कि भाई हमको किसी से क्या करना है, हम तेल बंद कर देंगे तो कोई भी कंट्री नीचे आ जाएगी, 2 मिनट में हमारे पैरों पर आ जाएगी कि साहब हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनका कुछ जहाज ही नहीं उड़ पाएगा, ना हथियार, सारे टैंक वैंक सब रखे रह जाएंगे। तो अरब की एक ऐसी भौगोलिक ताकत है, एक ऐसी पेट्रोल की ताकत है उस जगह पे जहां बैठे हैं, वो अरब की अपनी अलग ताकत है। और ये अब जो है ये सारी ताकतें एक होकर के अब इनके समझ में आ रहा है कि वेस्ट किस तरह से मिडिल ईस्ट में मुसलमानों को किस तरह से आपस में लड़ा करके अपना फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, फ्रांस, कहां ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। और तो अफ्रीका में भी एक यूनिटी बन गई है, अफ्रीका के मुस्लिम कंट्रियों में भी, और सब लोग मिल करके पूरे अफ्रीका की एक यूनिटी बना लिए, एक सेना बना लिए, एक मुद्रा चला रहे। वो मिडिल ईस्ट में भी वही चीज होना है। इन लोगों को, मिडिल ईस्ट को आप देखिएगा, अगर ये जंग जिस दिन बंद होगी उसके बाद नया पहल ये होगा कि मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रियां हैं एक दूसरे कंट्री में आना जाना फ्री होगा, इनका ट्रेड फ्री होगा, आना जाना फ्री होगा। क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि बिना बिजनेस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से कब तक फायदा उठाते रहेंगे। हमको अब ट्रेड भी करना है, बिजनेस भी करना है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर या नेचुरल रिसोर्सेज पर, गैस पर हम कब तक बैठे रहेंगे। रूस आगे क्यों चला गया? क्योंकि उसके पास भी तेल और गैस है, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड कर रहे हैं। चाइना के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो ट्रेड से आगे बढ़ गए। दुबई एक छोटा सा कंट्री है, उसके पास तो डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं है, फिर वो यूएई में सबसे आगे है। इसलिए अब अरब देशों को भी ये मालूम चल गया है कि हमें अब ट्रेड करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस से भी हमको आगे बढ़ना है। ये नेचुरल रिसोर्सेज, तेल की जो परंपरागत जो हमारी प्रॉफिट है, इससे हम बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल करके सभी कंट्रीज को अपना मिडिल ईस्ट ओआईसी का अपना करेंसी होगा, अपना सैन्य, सारी सैन्य शक्तियां एक होकर के तभी जाके यूरोपीय यूनियन का कोई कंट्री दूसरे से लड़ता है? कभी लड़ा आज तक? इतिहास में उठा के देख लीजिए। यूरोपियन कंट्री में जो 38-30-32 देश हैं, उसमें 22-23, वो कभी सब अगल बगल ही है, लेकिन कभी किसी से कोई युद्ध हुआ? अमेरिका ने किसी से डायरेक्ट युद्ध किया आज तक? किसी कंट्री का आप याद करिए, किसी कंट्री से डायरेक्ट युद्ध किया अपने आसपास किसी पड़ोसी से? लेकिन मिडिल ईस्ट में सबको आपस में लड़ाता रहता है बैठ करके। कभी ईरान और यमन में लड़ाता था, कभी सऊदी अरेबिया हुतीज में लड़ाता था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाता है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश, ये सब तो अमेरिका की ही चाल है। अफगानिस्तान से 20 साल अपनी सेना रखा, खर्चा अफगानिस्तान ने उठाया, अफगानिस्तान से भागा, वियतनाम से भागा, इराक से भागा, हर जगह से। तो ये लोग कभी, अमेरिका आप देख लीजिए, और जो अमेरिका से सट के रहा, जो अमेरिका को अपना बाप समझता रहा, वो कभी भी जीने से ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। कोई बड़ा उनका जो है कोई बड़ा एम्पायर नहीं बना, केवल अमेरिका उसे जीने देता है। इवन जो अमेरिका के साथ है, हमारे देश में कैंसर की दवाई नहीं बनती थी, बनती है, अभी भी नहीं बनती, तो अमेरिका नहीं बनने देता। जो रॉ मटेरियल्स है वो नहीं आने देता है। हम लोग कभी हवाई जहाज नहीं बना पाए आज तक, क्योंकि अमेरिका नहीं बनने देता है। अगर अमेरिका बनने देगा तो हम 100 रुपए का माल 500 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका ढांचा तो बना सकते हैं ना, स्टील का जो होता है। जहाज बनाने में क्या है, सिर्फ उसका ढांचा अगर हम बना लें तो 50% हमको सस्ता पड़ जाएगा। बाकी इंजन जो भी सिस्टम है सब अमेरिका से ले ले, धीरे धीरे करके। वो भी फोटो स्टेट मशीन, आप सुनिए, अमेरिका हम लोग को नहीं बनाने दे रहा था, लेकिन उनकी कॉपी करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने फोटो स्टेट मशीन बना दी। सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई, ये सब भी हम नहीं बना सकते। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं बना सकते, ये सब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब इंडिया में आता है, उनकी कॉपी हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के मिस्त्री बना करके और हॉस्पिटलों में चला रहे। आज 5 करोड़ रुपए का एमआरआई मशीन, जो 50 लाख 60 लाख का पड़ता, अगर हम इंडिया में बनाते थे। एमआरआई जाइए कराने, 10,000 से नीचे कोई नहीं आता है। लेकिन जब वो देश हमारे में बनेगा, 50 लाख का मिलेगा, तो वही एमआरआई 2,500 में, 1,500 में हो जाएगा। सिटी स्कैन की मशीन जब हम
बनाने लगे तो हमारे यहाँ 2,000 1,500 में सीटी स्कैन होने लगा। अल्ट्रासाउंड की मशीन, इवन जो डॉक्टर की चेयर होती है, डेंटिस्ट की जो चेयर होती है, वो भी आप नहीं बना सकते उनके हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से। आप एक डेंटिस्ट की जिसमें लिटा करके वो दांत ठीक करता है डेंटिस्ट, वो चेयर नहीं बना सकते आप। लेकिन हमारे यहाँ के कई लाख रुपए की पड़ती है अमेरिकन जो लाइसेंस वाली कंपनियों के, अगर आप लेते हैं, और देसी जुगाड़ से जो हमारे लोकल मिस्त्री बना देते हैं, उससे अच्छी चेयर 35,000 या 40,000 में बना देते हैं। लेकिन वो लाइसेंस नहीं है उनको बनाने का, उनको ये नहीं है कि वो मार्केटिंग करके, ऑफिस खोल के मार्केटिंग करके बेच सकते। इतना हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है। और जहां हमारी खेत की बीज को वो पेटेंट करा रहे। पहले हम लोग किसान, हर किसान परिवार जब फसल होती थी तो उसमें से 40 किलो 80 किलो 2 बोरा बीज के लिए रख लेते थे। अब वो कह रहे हैं कि ये बीज काम ही नहीं करेगा, पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया डाल दिया ला करके, और वो बीज काम ही नहीं कर रहा। अब करता भी है लेकिन किसान को भरोसा उठ गया है कि ये बीज जमेगा भी कि नहीं जमेगा। बीजों को अब बड़ी बड़ी कंपनियां, उस पर तो हम अभी नहीं जाना चाहते, और वो लोग जेनेटिक चीजों को इतना महंगा बीज बेच रहे हैं मार्केट में। जो चीज हमारी फ्री की थी, 25% लागत का हम बीज पे ही पैसा देते रहे। किसान क्यों मर रहा है हमारे देश का? क्योंकि हमने अपना जो देसी तरीका था वो खत्म कर दिया। जानवरों की दवाइयां इतनी महंगी, विटामिन सी, ये वो सब इतनी महंगी, सब अमेरिका की चाल है जी। एक और खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दी है कि खबर है कि याह्या सिनवार का जो वीडियो दिखाया गया है वो फर्जी है, और उन्होंने लिखा आगे कि मेरा भी इसमें एक विश्लेषण है कि जब याह्या सिनवार सोफे पर बैठे हैं तब उनके दाएं हाथ की कलाई कट चुकी है, जबकि इजराइल द्वारा उनको दिखाया है, यानी डेड बॉडी को दिखाया गया है जो स्वयं इजराइल ने दिखाया है, उसमें उनका हाथ पूरा दिख रहा है। इससे ये पता लगता है कि वीडियो फर्जी था। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसमें सलीम साहब लिखा है, शेख कासिम, याह्या सिनवार फिलिस्तीन और दुनिया के आजाद लोगों के लिए वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक है, एक ऐसी जाति जिसने याह्या को जन्म दिया। खैर, तो ये तमाम चीजें हैं जो जो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं, और जो मैंने पूछा था कि क्या इसमें जो है वो जंगबंदी हो सकती है और इसके पीछे, और ये आप सही कह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि इजराइल एक तो ये चाहता होगा अरविंद जी कि हम 4 कैप्टिव्स जैसे ही वो छोड़ेंगे तो हमें एक सोर्स पता चल जाएगा कि आखिर कैप्टिव्स है कहाँ, क्योंकि अभी तक बड़ी मतलब नाकामी इजराइल की ये है कि वो ये नहीं पता लगा सका कि आखिर उसके बंधक है कहाँ वो रखे गए। और खबर तब ये आ रही कि वो हिजबुल्लाह के पास चले गए, इस तरह की भी खबरें हैं। क्योंकि मतलब कैप्टिव्स कहाँ है, कहाँ वो रखे गए हैं, किसके पास है, कुछ भी पता नहीं। तो हो सकता है ये पता लगाने के लिए भी ये ऐसा किया गया हो। तो बहरहाल बहुत दिलचस्प बातें रही, बड़ा अच्छा लगा, और मैं समझता हूं कि जो मुस्तकिल एक क्या क्या आप जी हाँ, आप कभी मैं जानना चाहता हूं फजील साहब, क्या लग रहा है मुख्तसर अंदाज में कि क्या ये जंगबंदी के पीछे क्या है? क्या जो सिस्टम, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि वो थक भी चुका है, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था अरविंद जी, जो तिल अवीव यूनिवर्सिटी के माहिरीन है, वो एक्सपर्ट है, वो कई और उन्होंने कहा कि इतनी लंबी लड़ाई इजराइल ने अपने 75 साला सफर में कभी नहीं की, और इतना नुकसान उसका कभी नहीं हुआ है, बहुत भारी नुकसान उसका हुआ है। क्या कहेंगे फजील साहब, जो आप कहना देखिए, चाहें? अभी जो जो मैसेज पढ़ रहे थे ना आप, कि ईरान पे जो फाइटर जेट का हमला 100 किलोमीटर दूर ही उसे खत्म कर दिया गया, ये उतना मजबूती नहीं है इस बात में। क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं, उनको कमांड देने वाला जो उनका कंट्रोल रूम होता है, और वो एक फार्मूले पे काम करते हैं। इसमें 4 फिगर और 6 फिगर, ये 2 फार्मूला है इसमें। जो बम मारने का 2 फार्मूला है, उसके अंदर जो मैप बना होता है ना, उसमें 4 फिगर और 6 फिगर, ये 2 चीज डाले जाते हैं, जो विद
उनके पहले से उनके प्लान में सब अंदर रहता है। जब जहाज उस पर टारगेट 4 फिगर और 6 फिगर का यूज करके जब टारगेट पे हिट करने जाता है, तो उसको कमांड इधर से दिया जाता है कि भाई आप हमारे टारगेट पे हो और हम 1 सेकंड में आपके जहाज को उड़ा देंगे। तो उस वक्त पायलट अगर डर गया, उसको लगा कि भाई जहाज तो जाएगा ही, मेरी जान भी तो जाएगी। तो जान बचाने के लिए, जैसे आईडीएफ के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है डर का, कि अगर वो मार दिया तो जहाज भी जाएगा और पायलट भी जाएगा। वो डर के मारे वापस गए। किसी साइबर अटैक या किसी इस तरह के बाहरी कंप्यूटराइज्ड वो चीज नहीं होती है। हवाई जहाज में कितना भी एडवांस जेट हो, वो किसी भी सिस्टम से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता कि उसको साइबर अटैक करके रोक दिया जाए या उड़ने ना दिया जाए या उसको हिट ना करने दिया जाए। वो भागते तब हैं जब उनका पीछा किया जाता है, या तो कोई अपने जहाज लेके पीछा करे, या उनको मैसेज दिया जाए वायरलेस पर कि भाई आप हमारे टारगेट में हो और हम 2 मिनट में, 1.5 मिनट में या 30 सेकंड में या 2 सेकंड में आपको हिट करके खत्म कर देंगे, नहीं तो आप वापस चले जाओ। अगर ये चीज उनको मैसेज मिल गई, तो अब ये उनकी हिम्मत की बात है, पायलट की हिम्मत की बात है। जैसा एक बार 65 की लड़ाई में हमारे सैनिक ने पाकिस्तान में जहाज लेके घुस गए और जा करके उनका गोला वाला खत्म हो गया था, तो वो जा करके आर्मी कैंप के ऊपर ही जहाज लाकर गिरा दिया और उससे बहुत से लोग मर गए। ये पायलट की हिम्मत की बात होती है कि वो एट ए प्रेजेंट पर वो 1 सेकंड में क्या डिसीजन लेता है, अपनी जान बचाना चाहता है या अपने को सुसाइड बॉम्बर बना करके वो कहीं गिरा दे कि चलो हमको तो मरना ही, हम मार के ही मरेंगे। तो ये पायलट का अपना है। और उधर से ईरान ने उसको दिया होगा थ्रेड कि भाई तुम या तो वापस चले जाओ, नहीं तो हम तुमको मार रहे। तो वापस चला गया। क्योंकि देखिए, ईरान कभी भी इस तरह की लड़ाई को अगर प्रोवोक करेगा तो फिर युद्ध लंबा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं बहाना खोज रहा है, या जो भी इजराइल के साथ जो दूसरी कंट्रियां हैं, वो लोग एक बहाना खोज रहे हैं कि किसी बहाने से हम ये दुनिया को बता सके कि हमने इस वजह से इसको मारा, कि हमारा वो कह देंगे हमारा पेट्रोलिंग करने वाले जहाज को उन्होंने मार गिराया जो उनकी सीमा में भी नहीं था। यहाँ यानी ईरान फदिल साहब, सलीम साहब ने फिर जवाब दिया है। आपने जो बात कही है, उन्होंने फिर और कोट किया है कि पूर्व MI6 अधिकारी एलिस्टेयर टेयर क्रूक ने के अनुसार एक अज्ञात रक्षा प्राणी ने इजराइल के ईरान पर हमले को विफल कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी अन्य मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा लॉक कर दिया गया था। ये उनका कहना है। तो है? लेकिन अब इस पर हम लोग आगे डिबेट अब क्या करना है, वो अब सबकी हमने जो जो सीखा, आपको मैंने बताया था कि मेरे उस्ताद लोग बहुत अच्छे थे और बेसिक वही है, चाहे हथियार कोई भी एडवांस हो, लेकिन लड़ाई का जो बेसिक है ना, वो वही चीज है। भले आज लोकोमोटिव इंजन चल रहा है, लेकिन जेम्स बॉन्ड को आप अलग नहीं कर सकते। इंजन को बनाने के प्रक्रिया में आप जेम्स बॉन्ड से ही शुरू करें, क्योंकि उसका बेसिक है। तो जो हवाई जहाज के जो हमले होते हैं, एयरक्राफ्ट से जो हमले होते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। और वो इन सब चीजों से कोई, फिर भी इनकी कोई जानकारी होगी सलीम भाई की। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं उनको काउंटर कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लेटेस्ट हमारी जानकारी में ना हो, उनकी जानकारी में होगा। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भी ऐसी सुनी सुनाई चीजों पे ही कह रहा हूं। लेकिन जो मेरा अपना विजन कह रहा है कि ये सब चीजें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो अभी शुरू नहीं हुई है। अभी तो एक हमला ईरान ने किया, दूसरा हमला इजराइल ने किया। इजराइल का हमला फुस निकल गया, ईरान का हमला जोरदार हो गया। और अभी तो इजराइल को ये डर है कि अगला हमला इतना जबरदस्त होगा कि इजराइल का यस या नो, या तो रावण की लंका जल गई या रावण की लंका बच गई, यही है। और बचेगी तो, अगर एक बार बच गई तो एक बार और हो जाएगा। जाना तो उसे है, जब तक कि रावण मान ना जाए, सीता माता को लौटा ना दे। आज दिवाली का दिन है, हम कह रहे कि फिलिस्तीन वापस कर दो और ये जंग यहीं खत्म करो और दिवाली मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अरविंद सिंह तेजावा साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक धनतेरस की, दिवाली की।
और इसके अलावा तमाम मुल्क के लोगों की, और फजील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली जामिन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, सलीम साहब, और तमाम जो राजा सिंह राजपूत साहब, रफीक मकवाना साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, गुड्डू सलमानी, इसके अलावा यूनुस चोड़वारा साहब, मोहम्मद रईस, अली हमजा साहब, और हमारे साथ मोहम्मद शकील साहब, मोहम्मद रईस साहब, इसके अलावा हमारे साथ सैम रिजवी साहब और खालिद अख्तर साहब। तो बहुत सारे लोग जो है, हुसैन खान साहब, तो इस तरह से एजाज हुसैन साहब, असलम लावारे साहब, बहुत सारे रफीक मकवाना साहब, तो बहुत सारे लोग हमसे, बहरहाल मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि टाइम कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सैम रिजवी, मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब, बशीर अहमद, बाबा खान, अली जामिन, तो कई ऐसे नाम जो है, बहरहाल मैं मोहम्मद रईस, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज हमने शाहिद सिद्दीकी साहब जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका मैंने एक बहुत ही खास इंटरव्यू इसी फिलिस्तीन के मसले पर किया है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में वो इस वक्त जो है बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका 50-55 साल का तजर्बा है। वो प्रोग्राम आप लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा, जो बहुत सारे लोग तो लाइव जुड़ गए थे, जिन्होंने नहीं देखा वो प्रोग्राम जरूर देखें और शेयर करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और ये प्रोग्राम हमारा मुसलसल चलता रहता है, आप लोग इसे देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।